प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी दौरे पर। वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। 44 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। गिनाई मोदी योगी की उपलब्धियां, कहा देश के अंदर जीआई टैग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इटली भारत व्यापार विज्ञान और औद्योगिक फोरम पर दिया बयान, कहा इटली भारत की दोस्ती हमारी साझेदारी की मजबूती और गहराई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पचवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में मोदी का स्वागत। मोदी ने जो गारंटी की बात की थी वो आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। आगरा की शाही जामा मस्जिद में मिला जानवर का कटा सिर, लोगों में आक्रोश का माहौल। 4 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान 44 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है।
इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात ये कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई है। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, हाथों में कांटे डंडे लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस की हिरासत में जिला अध्यक्ष समेत 2 लोग। अखिलेश यादव के समर्थकों में आक्रोश। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलायन रोको, नौकरी दो कांग्रेस पार्टी का नारा है। इसके माध्यम से हम प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, ये तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है, वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरियों में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से, पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। कि पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं,
उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? क्योंकि नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी हिस्सेदारी है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां जमामू गांव में एक झाड़ी के पास पशु के शरीर के कई हिस्से पाए गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही लोकाया नयनपुर के थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी और थाना सिहड़ी ओपी प्रभारी नीरज कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पशु के मिले हुए शरीर के कुछ हिस्सों को जब्त कर मामले की जांच में जुटे। अभी तो नाम नहीं है, लेकिन अगर कहीं मान के चलिए जांच में मतलब पूछताछ के बाद अगर कहीं प्रशासन कड़ी एक्शन ले और पूछताछ में जिस व्यक्ति का नाम है उस पर कार्रवाई करे। जमामू गाँव में तो शादी ब्याह हो रहा है, यहीं पर तो उसकी बगल में सुराग मिल रहा है आप लोग? सुराग यही मिल रहा प्रतीत है। यहाँ सामने जमामू गांव में सामने में जो है सो घटना स्थल के 300 मतलब मीटर में जो है सो शादी हो रहा है और हम लोग को पूरा मतलब कि इनके ऊपर ही शक किया जा रहा है कि यही इन्हीं के द्वारा मतलब कि एक कुकृत कार्य जो है सो करवाया गया है, चाहे व्यक्ति जो इनका गांव का हो या कोई दूसरा हो। यह शादी जो है सो मुस्लिम समुदाय के यहाँ हो रहा है और ऐसा काम निश्चित रूप से ही उन लोग ही करता है, इसलिए हमें प्रतीत हो रहा है कि एक कुकर्म जो है सो मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही किया गया होगा। ये जांच करे प्रशासन और मतलब सच्चाई का उजागर करे। एक माता के रूप में पूछती है, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, क्या क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? एक विशेष समुदाय के एक मतलब व्यक्ति द्वारा गो हत्या करने का मामला सामने आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आप भाजपा नेता हैं, इस पर क्या कहना मेरा स्पष्ट है कि ये कुकृत्य तो इन लोग सदियों से करते आ रहा है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। जो आज लोकाय पंचायत के कार्यपारी में ऐसा घटना का मतलब जो है सो कुछ सबूत के साथ मतलब घटना घटा है, हम लोग स्थल पर देखे, लेकिन इसमें प्रशासन से हमारी मांग है कि इस पर जो है सो कार्रवाई करे जांच करके, और अगर इस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पूरे भाजपा कमेटी जो है सो इस पर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और मतलब उसको अविलंब गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अनवरत जो है सो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने एक बयान देते हुए कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तब भी ठेकेदारों ने आरोप लगाकर हमारी सरकार को हटा दिया था और अब वे कांग्रेस सरकार को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि आग हवा के बिना नहीं जल सकती, इसीलिए जैसा राजा वैसी प्रजा। ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅವರಲ್ಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಾಳವನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ಗದಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏನು ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. 34 ಜನ ಬಂದು ನನಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂಥ ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೆರಣಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂದು. ಸರ್, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗನ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಭಾರತೀಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜಾಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಾವೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಆಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, IT BTಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಪಾಪ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗೆ ದುಕಾನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಬಂದಾಗಿರೋ ದುಕಾನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀದಿಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಂಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮೈಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇದೆ, ಈ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾಗಗಳು. ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ನಿಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫೀಸಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 4 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಅವ್ರನ್ನೂ ತೆಗಿತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಯಥಾರಾಧ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ. ಯಾವುದು ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಗಾಳಿ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस बरेली यूनिट की गोपनीय सूचना ने बरेली पुलिस को एक अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। बता दें, इस कार्रवाई में कई अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। यह अभियान न केवल अवैध हथियारों के निर्माण को रोकने में सफल रहा, बल्कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हुआ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर अमेठी से है, जहां इमरती गांव में गेहूं काटने गई बुजुर्ग महिला की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद लगभग 3 घंटे बाद बुजुर्ग महिला को ढूंढने निकले परिजन को महिला का शव बरामद खेत में मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही अमेठी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है। आज सुबह अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो मौके पर ही पलट गया और ऑटो में सवार 7 महिलाएं गंभीर चोट आने से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उनका इलाज जारी है। बता दें कि ये महिला सफाई कर्मचारी है, जो दुर्ग नगर निगम की ओर काम करने जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी ने अपने पति, सास, पालिका अध्यक्ष सहित अन्य ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, 50 लाख रुपए और फ्लैट मांगने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़िता ने अपने पति को नपुंसक बताते हुए आरोप लगाया है कि उसका पति बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेता था, जिसकी जानकारी उसके परिवार वालों को थी, लेकिन उसे नहीं बताया। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने की वजह से वह नपुंसक हो गया, जिसकी वजह से वह अब अलग रहता है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में हापुड़ नगर निगम चेयरमैन पुष्प देवी समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बहन मायावती जी के भाई नरेश हैं, उनकी लड़की एलिस की शादी, जो वर्तमान में चेयरमैन है हापुड़ में, उनके पति श्रीपाल के लड़के विशाल के साथ हुई थी। और शादी के बाद से, क्योंकि बहन मायावती जी का जो है बीएसपी में कर्ता धर्ता है, मुख्य है, तो उन्हीं से टिकट 50 लाख रुपए फ्लैट की मांग निरंतर की जा रही थी। और इसके साथ साथ एक मामला और प्रकाश में आया है, जो एलिस ने मुझे बताया कि विशाल जो है वो बॉडी बनाने के लिए एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता है और उसके वो इंजेक्शन भी लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर नपुंसकता के श्रेणी में आ गया है। उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब था। इसी को लेकर उनके बीच में वाद विवाद रहता था। और फिर एक दिन 17/2/25 इसी साल के अंदर एक घटना भूपेंद्र जो जेठ है और श्रीपाल जो ससुर हैं, उनके द्वारा रात को एलिस के साथ घटित की गई, जिसमें उसके साथ एब्यूज़ किया गया, मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चेस्ट को छेड़ा गया और बुरा काम करने की कोशिश की गई। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और उसके बाद उसके माँ बाप जो नरेश है और उनकी जो धर्मपत्नी है और हापुड़ में रहने वाले हैं मुकेश बाबूगढ़ छावनी में, वो किसी तरह उसको ले गए। तभी से वो निरंतर परेशान है और उसी के संबंध में ये एफआईआर दर्ज हुई। अगली खबर मुंबई से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में 4,819 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में 240 किलोमीटर गोंदिया बल्हार शाह रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हुई अभी कैबिनेट मीटिंग के दौरान गोंदिया से बल्हार शाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस से। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्हार शाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे पहले जैसे अजंता केव्स को कनेक्ट करने वाली जालना जलगांव 7,106 करोड़ रुपए के सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सैंक्शन हुई। फिर मनमाड इंदौर, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट महाराष्ट्र में है, वो 18,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। फिर मनमाड से जलगांव फोर्थ लाइन 2,700 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। और अब गोंदिया बल्हार शाह डबलिंग 4,800 करोड़ से। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों को जोड़ रहा हूं, बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशंस का रीडेवलपमेंट सब मिला के महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट अब 1,73,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 1,73,804 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और इसको इतने बड़े सैंक्शंस को करने के लिए हर साल फंड्स बड़ी मात्रा में चाहिए। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया है, इस साल का जो बजट है, उस बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। आप याद करो, जब इंडी सरकार की केंद्र में सरकार थी, इंडी गठबंधन की, यूपीए नाम था तब, नाम कुछ भी बदले है तो कैरेक्टर तो एक ही है ना, तो उस सरकार के समय मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जो बहुत अच्छा अपने कंप्लीट महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।